पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि कार्टेल के एस ने कसीनो में हुए एक्सप्लोजन को नोटिस कर लिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें उस बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे दूर से इनायम और लवीना देख रहे होते हैं। इनायम कहती है, कितना अजीब है, वो फोर्ट्रेस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर एक डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। वहीं लवीना हमेशा की तरह नर्वस होकर कहती है, ये क्या नॉर्मल बात है?" तब इनायम थोड़ा सोचते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, होराइजन के फिजिक्स के हिसाब से ऐसी चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन अब मैं ऐसी चीजें देखकर सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि जहां तक मैं सोच पा रही हूं, वो लोग इस समय अबिस के ग्रैंड ड्यूक को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लॉज लॉर्ड फेलिन और उनके डिसाइपल्स ने होराइजन पर बनाया है उसे तोड़ सके, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक के अलावा ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जिसे लॉर्ड फेलिन से कंपेयर किया जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोइलिन के टेम्पररी हाइडआउट का सीन दिखाया जाता है, जहां यूजीन हैरान होकर प्रिंस से कहता है, क्या सीनियर, आप ये कह रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंस कोई और नहीं बल्कि अबिस की ग्रैंड ड्यूक की है? तब प्रिंस कहता है, इसकी पॉसिबिलिटी ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि द डेथ बाउंड ड्रैगन जिसके साथ वोटेगा ने बॉन्ड बनाया है, उसे भी ग्रैंड ड्यूक जितना ही डेंजरस माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थ में भी उसे कैलामिटी कंसिडर किया जाता है, और जरूर बाकी एयर्स ने भी इसी तरह अबिस की एंटिटीज के साथ बॉन्ड बनाया होगा। इसके बाद इनाइन कहती है, और अब ऐसे 5 बींग्स इस सिटी को अबिस को सैक्रिफाइस करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और तो और, ग्रैंड ड्यूक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने सिटीज को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन अबिस के ग्रैंड ड्यूक की अवेकनिंग इम्पॉसिबल होनी चाहिए। तब यूजीन उस विलेज वाले मॉन्स्टर को याद करते हुए कहता है, अगर द इटर्नल ऑर्डर ये सब कर रहा है तो वो लोग जरूर ग्रैंड ड्यूक को अवेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ऐसा कुछ फिलीविया में भी किया था। इसके बाद यूजीन एनायम से कहता है, हमें जल्दी से उन्हें रोकना होगा, आखिर प्रोफेसर इस समय कहाँ है? तब एनायम कहती है, फिलहाल तो हम सब इस बारे में ज्यादा क्यूरियस हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। खैर, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए हम इस पूछताछ को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें सिचुएशन को शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहली बात, सोहार और उसके बाकी एयर्स आसानी से अपने पैलेस से बाहर नहीं आते जब तक कि कोई स्पेशल सिचुएशन ना हो, और ऐसा माना जा सकता है कि रिचुअल पैलेस के अंदर ही हो रहा है, और उस रिचुअल में सैक्रिफाइस होने वाली सिटीजन्स भी पैलेस के अंदर ही हैं। लेकिन पैलेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है, इसलिए हम कसीनो, जिसे एल कोनेहो ऑपरेट करती है, उस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तभी ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके आगे का सब कुछ तुम्हें पता ही है। और बात हुई प्रोफेसर रॉय की, तो वो इन्फिल्ट्रेशन मैजिक में स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए वो अकेले ही पैलेस में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर यूजीन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या प्रोफेसर रॉय अकेले ही वहां गए हैं? तब एनायम कहती है, हाँ, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि वो तभी एनायम नोटिस करती है कि उनके आसपास बहुत सारी सोल्स आ चुकी हैं, जो कहते हैं, तो सभी चूहे यहाँ पर छिपे हुए हैं। वहीं इतनी सारी सोल्स को देखकर वो सब चौंक जाते हैं और कहते हैं, अब ये क्या है? वहीं उन सभी को देखकर वो सोज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर यूजीन और प्रिंस अपने अपने डिसियो का यूज करके उन सोल्स के ऊपर भी अटैक करके उन्हें बीच में से काटने लगते हैं। फाइट के दौरान ही यूजीन कहता है, प्रोफेसर की लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए हमें प्रोफेसर के लिए बैकअप भेजना होगा। ये सुनकर इनाइम अपना सर पकड़कर कहती है, नहीं, प्रोफेसर पहले ही बाइसोना कैसल के बहुत ही ज्यादा अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, अब उनके लिए बैकअप भेजना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर सुनबे, जिसे लवीना अपनी बैरियर से प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो कहती है, क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? तब यूजीन कहता है, नहीं, हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग अबिस की पावर को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। तब एनाइम थोड़ा परेशान होकर कहती हैं, वो लोग बिना अबिस की पावर के सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही हमें हरा सकते हैं, इसलिए हम उनके पास नहीं जा सकते। तब यूजीन थोड़ा चिल्लाकर कहता है, फिर भी आपने ही तो कहा था कि इस तबाही को रोकने का एकमात्र तरीका उस सैक्रिफाइस को रोकना है ना? इसलिए हमें जल्द से जल्द एनिमीज के हार्ट पर अटैक करना होगा। ये सुनकर इनाइम और प्रिंस सोच में पड़ जाते हैं। तब इनाइम हार मानकर कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो। तभी प्रिंस यूजीन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं और यूजीन पैलेस पर अटैक करेंगे। प्रिंस को अपनी तरफदारी करता देख यूजीन चौंक जाता है, लेकिन इनाइम प्रिंस के ऐसे डिसीजन को देखकर चिल्लाकर कहती है, क्या आप भी? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस है? प्रिंस कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन यूजीन की बात भी सही है। हम लोग इस समय कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हमारे एनिमीज भी कंफ्यूज्ड होंगे, इसलिए ये वक्त ही अटैक करने के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद यूजीन की ओर पॉइंट करके कहता है, और सबसे बड़ी बात, यूजीन इस पूरे समय अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। वो पिछले 1 महीने से अनीका आशीष के टावर में ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं यूजीन प्रिंस की इस बात को सुनकर खुद चौंक जाता है। तभी इनायम कुछ सोचते हुए कहती है,
प्रिंस, आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अनिका आशीष किसी भी हालत में यूजीन को बिना कुछ सिखाए ऐसे बाहर नहीं जाने देगी। वहीं यूजीन उन दोनों के विश्वास को देखकर अपनी नजरें छुपाते हुए धीमी आवाज में कहता है, वेल, बात यह है कि तभी इनायम कहती है, ठीक है, सबसे पहले हम बाइसन के नाइट कमांडर को बुलाने जाएंगे और एंटी बाइसन को ज्वाइन करेंगे और जितना हो सके उतना कार्टेल की एयर्स का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। वहीं सुनबे मिशन की बात सुनकर उठते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन लवीना उसे पीछे खींचते हुए कहती है, नहीं, अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो। इसके बाद इनायम प्रिंस और यूजीन से कहती है, और सबसे जरूरी बात, मैं लड़ाई के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, तो ठीक है, अब यहां से जाओ। ये कहकर वो लवीना के साथ मिलकर सोल्स पर अटैक कर देती है, जिससे यूजीन और प्रिंस को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। भागते हुए ही यूजीन कहता है, सीनियर, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके बाद सीन एल कनोखा पर शिफ्ट होता है, जो सब कुछ बिगड़ता देख बहुत गुस्से में होती है और चिल्लाकर कहती है, आख, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी सोल्स, क्या उन बेवकूफों को ये पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत करके उन्हें जुटाया था? तभी उसके पीछे से एल क्वेर्वो वहां आकर कहता है, चुप हो जाओ एल कनो, तुम तो एक कॉम्बैट टाइप नहीं हो, फिर तुम यहाँ फाइट क्यों कर रही हो? एल क्वेर्वो को वहां देखकर एल क्विनेहो थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर चिल्लाकर कहती है, कुछ चूहे अंदर घुस आए हैं और वो लोग सोहर के रिचुअल को रोकना चाहते हैं। तब एल क्वेर्वो कहती है, तब तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद सामने की ओर देखकर कहती है, क्या ये वही है? ये सुनकर एल क्वेर्वो पहले कुछ भी नहीं समझती, लेकिन जब वो सामने की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी ओर एक पूरी बिल्डिंग उड़ते हुई आ रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे नहीं, ये सब दोबारा शुरू हो गया। लेकिन एल क्वेर्वो उस बिल्डिंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और अपना वेपन लेकर एक काउंटर अटैक प्रिपेयर करने लगती है। इसके बाद जंप करके एक अटैक करती है, जिसका नाम रेवन डांस होता है। उस अटैक की वजह से वो बिल्डिंग आसमान में ही कई टुकड़ों में बट जाती है। इसके बाद एल क्वेर्वो अपनी डरावनी आंखों के साथ कहती है, ताकतवर मीज, इससे पहले मैंने इतना ताकतवर मीज कभी नहीं देखा। इसके बाद हमें लवीना को दिखाया जाता है, जिसने वो अटैक किया था। वो ये सब देखकर हमेशा की तरह नर्वस होकर कहती है, क्या उसने मेरी अटैक को लैंड होने से पहले ही काट दिया? तब उसकी साइड में खड़ी इनाइम कहती है, ये स्वॉर्ड प्रेशर एक होली क्रूसीडर कोर की कमांडर की स्वॉर्ड प्रेशर जैसा है, लेकिन वो तो अभी भी बहुत यंग है, जिसके लिए इतनी कम उम्र में ऐसा अचीवमेंट हासिल करना अब इसकी पावर के साथ भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसकी बाद एक स्माइल करते हुए कहती है, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती अगर हमारे पास एक वॉर कैप्टन नहीं होता। एनियम के ये कहते ही सीन दोबारा एल कोनेहो पर शिफ्ट होता है, जो कुछ नोटिस कर लेती है और चिल्लाकर एल कोनेवो से कहती है, जल्दी से अपने पीछे देखो। और हमें दिखाया जाता है कि एल कोनेवो के पीछे कोई आ चुका होता है, जिसे देखकर वो कहती है, नाइट कमांडर आखिर यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन कमांडर अपनी सिटी को इस तरह बर्बाद होता देख बहुत गुस्से में एक अटैक करते हुए कहता है, कार्टेल, तुमने अपनी ह्यूमैनिटी त्याग दी है, इसलिए मैं अब तुम लोगों को स्टारडस्ट में बदल दूंगा। ये कहकर वो अटैक कर देता है, जिसका नाम स्टार स्टिग्मा होता है, जिसे एल कुनेवो अपने वेपन से ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे यूजीन भी नोटिस कर लेता है और प्रिंस से कहता है, इनक्रेडिबल, आखिर यहां पर इतना ज्यादा पावरफुल आदमी कौन है? तब प्रिंस कहता है, ये सर नाहुम शेवार द नाइट कमांडर हैं, जो इस समय बाइसन के एंटी कार्टेल फैक्शन को लीड कर रहे हैं। पहले वो एक फॉर्मर होली क्रूसेडर थे, जिन्होंने अपनी एक आंख खोकर रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन जितने समय तक वो अपनी सर्विस में रहे, उन्हें सबसे ताकतवर होली क्रूसेडर माना जाता था, और वो 11 वॉर कैप्टन्स में से एक हैं, जिनका रैंक स्वॉर्ड सीट से ठीक नीचे होता है। इसलिए वो हमारे इस समय के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक हैं। ये सुनकर यूजीन थोड़ा खुश होकर कहता है, एक वॉर कैप्टन, मैंने उनके बारे में सुना है। तब प्रिंस कहता है, हालांकि सभी वॉर कैप्टन्स को हराना नामुमकिन माना जाता है, यहां तक कि फिलिबिया में भी कुछ ही ऐसे लोग हैं जो उन्हें टक्कर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लवीना और एनियम के सपोर्ट के बाद भी वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए उन्हें रोक पाएंगे। ये सुनकर यूजीन थोड़ा चौंक कर कहता है, क्या उतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर सिर्फ कुछ समय के लिए उन्हें रोक सकता है? तब प्रोफेसर के बारे में क्या, जो इस समय सबसे डेंजरस एनिमीज के बीच में है? तब प्रिंस यूजीन को शांत कराते हुए कहता है, तुम प्रोफेसर रॉय की चिंता मत करो। इसके बाद हमें लेवांत को दिखाया जाता है, जो पूरी सिचुएशन को ध्यान से नोटिस कर रहा होता है। इसी दौरान प्रिंस बोल रहा होता है, जैसा कि तुम जानते हो, लेवांत बहुत ही समझदार आदमी है, जिसे सबसे ज्यादा पता है कि कार्टेल कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर भी उसने रॉय इलेम पर विश्वास करके कार्टेल को धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि प्रोफेसर रॉय कार्टेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
प्रिंस के ये कहते ही हमें प्रोफेसर और सोहर को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, सोहर, तुम अब तक अपनी घिनौनी जड़ों को नहीं छोड़ पाए और अब तो तुम इतना नीचे गिर चुके हो कि तुम अबिस से मिल चुके हो। खैर, तुम्हारे घटिया नाम में अबिस जुड़ भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एट दी एंड तुम रहोगे तो वही कीड़े। तब सोहर मुस्कुराकर कहता है, अरे रॉय, तुम्हारे जैसे एक लेजेंडरी मर्सनरी से यहां मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं तुम्हें मेरा गला काटने का कमीशन तो नहीं मिला है? लेकिन प्रोफेसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसके पीछे देखते हुए अपने मन में कहते हैं, ये बहुत ही बुरा है। सिर्फ सोहर के साथ ही डील करना बहुत प्रॉब्लमैटिक था। तभी सोहर की पीछे से ईडियर कहता है, सोहर, ध्यान रखना कि रिचुअल में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वहीं प्रोफेसर अपने मन में कहते हैं, ये मेरे लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ सोहर के साथ साथ ईडियर फिलीविया भी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।